नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 2 हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी में, और इकाई 2 का भाग 21 है आज। आधुनिक काल हम पढ़ेंगे, जिसे हम भारतेंदु युग और पुनर्जागरण काल उसका एक हिस्सा है जो आज हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल जो हमारा है वो रीतिकाल के बाद आता है। और आधुनिक काल जो नाम दिया गया है वो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया था। और इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, क्योंकि इस युग में ना पद्य रचना तो हुई है, यानी काव्य रचना तो हुई है, साथ साथ गद्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य है, समालोचना है, कहानी, नाटक, पत्रकारिता, उपन्यास, जितनी भी आप गद्य विधाएं हैं सबका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है इस युग में। इसलिए ये आधुनिक काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो इस तरीके से आधुनिक काल भी बहुत सारी चीज़ें अपने में समेटे हुए हैं। फिर इस काल में एक तो राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ है। राष्ट्रीय भावना का पूरा कहते हैं ना, पूरा जोड़ था, पूरा इसमें पूरा विकास हुआ है राष्ट्रीय भावना का। बहुत देश प्रेम की बहुत सारी इसमें कविताएं रची गई हैं, और देश से रिलेटेड बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सारी रचनाएं जो हैं गद्य में भी और पद्य में भी यहाँ पे इस आधुनिक काल में हुई हैं। समय की प्रकृति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ है। एक बहुत बड़ी विशेषता है ये आधुनिक काल की, कि इस काल में जो है खड़ी बोली का बहुत विकास हुआ है। और फिर हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिकता की शुरुआत भी इसी काल से हुई है, और पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है इसको, जिसके प्रवर्तक और पितामह माना गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग का जो काल निर्धारण है। हम इसमें भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं, यानी कि आधुनिक काल का जो शुरुआती हिस्सा है भारतेंदु युग, उसका काल निर्धारण क्या किस किसने कैसे कैसे किया है। तो पहले मिश्र बंधु जो हैं उन्होंने 1869 से 1888 को जो है भारतेंदु युग माना है, वर्तमान काल नाम दिया उन्होंने। रामचंद्र शुक्ल ने 68 से 93 का को नाम दिया है नई धारा प्रथम उत्थान, ये भारतेंदु युग के लिए नाम दिया गया है। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 का टाइम पीरियड बताते हैं भारतेंदु युग का, जिसका नाम उन्होंने आधुनिक काल दिया है। अब आधुनिक काल तो नाम पूरा है, जो कि अभी जितनी भी रचनाएं 1857 से लगा लीजिए आप, उसके बाद 1800 जो पीरियड है उसके बाद की जितनी भी रचनाएं हैं सारी आधुनिक काल में आती है। लेकिन राम कुमार वर्मा सिर्फ ये जो भारतेंदु युग वाला टाइम पीरियड है इसे ही आधुनिक काल बोल रहे हैं। और रामविलास शर्मा जो है 1857 से 1900 तक का टाइम पीरियड जो भारतेंदु युग को बताते हैं, नाम उन्होंने दिया है नवजागरण। तो इस तरीके से सबके अलग अलग जो है नामकरण किए गए हैं भारतेंदु युग के बारे में। तो जो आज की क्लास है उसमें हम सिर्फ भारतेंदु युग पढ़ेंगे। और भारतेंदु युग की अभी हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो भारतेंदु काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1850 से 1900 ईस्वी हमारा टाइम पीरियड, जो मेनली 50 साल का जो ये टाइम पीरियड है, ये अब समय अवधि है, इसको हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। और भारतेंदु युगीन कविता जो है, एक और तो राष्ट्रीयता, देशभक्ति, देश प्रेम, सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति की जीती जागती तस्वीर है। तो दूसरी और श्रृंगारिकता भी है इसमें, प्रकृति चित्रण भी है, हास्य व्यंग्यात्मकता भी है। तो कहने का मतलब ये है कि देश से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसमें, देशभक्ति है, देश प्रेम है, राष्ट्रीयता है, सामाजिक चेतना है, साथ साथ इसमें श्रृंगारिकता भी है, श्रृंगार की बात भी करी गई है, प्रकृति चित्रण भी है, हास्य भी है, व्यंग्य भी है। तो ये सब कुछ भी हमें जो है भारतेंदु काल में मिलता है। तो इसमें जो है लोकहित भी है, धार्मिक पुनर्निर्माण भी है, मातृभाषा उत्थान भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली का बहुत विकास हुआ है इसमें, आत्मगौरव का बोध भी है इसमें, और साथ साथ जितने भी बहुत अलग अलग टाइप के विषय जो हैं उसका पूरा विस्तार है इसमें, अलग अलग जन साहित्य है, ब्रज भाषा का भी इसमें विकास है, सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का इसमें विकास है। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं हमें भारतेंदु काल की मिलती हैं इसमें हमें। और हम कह सकते हैं कि समकालीन साहित्य के जो जितने भी समस्तांग, ये जो इस टाइम पीरियड के जितने भी हमारे साहित्य हैं उसमें भारतेंदु की बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाप भी पड़ी है। और साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु द्वारा उचित नेतृत्व प्रदान करने के कारण ही हम इस काल को जो है भारतेंदु काल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पड़ा है इस काल पीरियड, जो इस काल के ऊपर, इस टाइम पीरियड के ऊपर। ये सच्चे अर्थों में जन जागरण और सामाजिक सुधारों का काल भी है, जन जागरण भी हुआ है इसमें, सामाजिक सुधारों का काल भी है ये। अब देखते हैं भारतेंदु युगीन कवि यानी कि भारतेंदु और उनके मंडल में कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिनका टाइम पीरियड मानते हैं 1850 से 1885 ईस्वी, यानी कि 35 वर्ष का टाइम पीरियड हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानते हैं। जन्म स्थान इनका जो है वो काशी है। पिता गोपाल चंद्र नाम है, गुरु जो है सितारे हिंद,
और उपाधि जो है वो भारतेंदु इन्हें प्राप्त हुई है। उपनाम रसा से जो है रचनाएं करते थे और ये रचनाओं की संख्या इनकी 175 है और काव्य ग्रंथों की संख्या इनकी जो है 70 है। क्योंकि दोनों अब आधुनिक काल शुरू हो गया है तो इसमें काव्य रचना तो हो ही रही है, साथ में गद्य रचनाएं भी बहुत हुई हैं, इसलिए रचनाओं की संख्याओं में गद्य भी शामिल है। सिर्फ काव्य ग्रंथ की बात करें तो 70 काव्य ग्रंथ इन्होंने रचे हैं। आगे देखते हैं अब इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षन, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप गीत, गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल राग और आगे भी हैं। और इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, श्री अलाव्रत वर्णन, श्री राजकुमार स्वागत पत्र, सुमनोंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्मलाल लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी। तो देखिए आप इस तरीके से इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं और लगभग जितनी भी मैं सारी रचनाएं लेके आई हूँ जो लगभग 70 इसमें जो है रचनाएं, काव्य रचनाएं जो है इनकी पूरी इसमें यहाँ पे इसमें कवर कर दी गई हैं। 70 जो काव्य रचनाओं की बात हो रही है वो है इसमें। आगे देखते हैं भारतेंदु कृत जो एक रचना है विजयनी विजय वैजंती जो कविता है वो मिस्र में जो भारतीय सेना की विजय हुई है उस विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी अलग से, क्योंकि इसका टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है इसलिए यह बताना जरूरी है कि विजयनी विजय वैजंती जो है मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी व्यंग्य वाली चीज़ें भी लिखी हैं, पैरोडी कहते हैं, स्यापा है, गाली, लावनी, इस प्रकार की जो है काव्य जो है इनकी रचनाएं मिलती हैं हमें। तो बंदर सभा नाम की एक पैरोडी लिखी है इन्होंने। उर्दू का स्यापा, देखिए एक स्यापा लिखा है, स्यापा जैसे पंजाबी में बोल देते हैं कि स्यापा पै गया है। फिर समदिन मधुमास है, गाली है होती है ये एक तरह की, और फिर नए जमाने की मुकरी, एक मुकरी लिखी है। मतलब अलग अलग काव्य के प्रकार हैं ये। प्रातः समीरण एक प्यार होता है, वर्षा विनोद एक लावनी है, लावनी जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जो गाई जाती है उस प्रकार से एक लावनी इन्होंने लिखी है। और फिर फूलों का गुच्छा एक कविता इन्होंने लिखी है जो कि खड़ी बोली में है। फूलों का गुच्छा कविता अलग से इम्पोर्टेंट है इसलिए अलग से बताई है मैंने। पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी इन्होंने लिखी हैं। पहले है कवि वचन सुधा लिखी है, पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने 1867 ईस्वी, काशी से प्रकाशित हुई है ये। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। बाला बोधनी जो है स्त्री विषयक प्रथम पत्र है ये स्पेशल बाला बोधनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक भगवत तोषिनी पत्रिका भी इनके द्वारा ही प्रकाशित है। तो ये 4 पत्रिकाएं जो है इनके द्वारा प्रकाशित है भारतेंदु काल में। फिर हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी रचनाओं के बारे में। जैसे सामाजिक सुधारों के मसीहा रहे हैं भारतेंदु। उन्होंने एक विधवा विवाह निषेध पर एक व्यंग्य वाण बरसाते हुए कहा था कि विधवा विवाह निषेध कियो विविचर प्रचार्यो। तो इस तरीके से विधवा विवाह के ऊपर इन्होंने जो है व्यंग्य किया है। फिर अंग्रेजों की शोषण नीति थी उस प्रकार भी इन्होंने कहा कि भीतर भीतर रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों की शोषण नीति पर बोला। फिर भारत दुर्दशा एक इनका नाटक है, अभी तो वैसे हम काव्य की बात कर रहे हैं फिर भी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है भारत दुर्दशा, जिसमें इन्होंने जो है भारत की दुर्दशा की ओर संकेत किया और कहा है कि जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं मिलती हैं हमें इनकी, जिसमें इन्होंने काव्य भी रचा है, बहुत सारी गद्य विधाएं की भी रचना करी है इन्होंने। और जो है भारतेंदु मंडल में और भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा हमें बहुत सारे कवि जो है मिलते हैं और उनकी बात अभी हम आगे करते हैं। दूसरे आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, जो कि प्रेम घन जो है उनको हम सिर्फ प्रेम घन नाम से भी पहचान लेते हैं। और इनका टाइम पीरियड जो है वो है 1855 से 1923 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। जन्म स्थान दत्तापुर है, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश। और इनकी रचनाओं का संग्रह जो है प्रेम घन सर्वस्व नाम से रचनाओं का संग्रह हुआ है, प्रेम घन सर्वस्व। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन नाम से भी इनको सिर्फ जाना जाता है। प्रेम घन सर्वस्व जो रचना का संग्रह 1909 ईस्वी में है और इसमें जो है इनकी 22 फुट काव्य हैं, 2 प्रबंध काव्य हैं और गद्य पद्य का संकलन किया गया है इसमें प्रेम घन सर्वस्व में। फिर उर्दू में ये अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे, अब्र नाम से, उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे।
और बताती हूँ आपको कि ब्रजभाषा में कवित्त सवैयाँ लिखने वाली परंपरा पद्धति इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वैसे भारतेंदु युग में जो है प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए हैं, फिर भी प्रेमघर ने जो है 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। ये बात याद रखनी है आपको। भारतेंदु काल में कम ही प्रबंध काव्य लिखे हैं, लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। और कौन कौन से लिखे हैं? एक तो जीर्ण जनपद है, जो है देखिए यहाँ पे जीर्ण जनपद है, और साथ में अलौकिक लीला है। ये इनके अलौकिक लीला जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं कर पाई, तो ये 2 प्रबंध काव्य इनके द्वारा लिखे गए हैं। 2 खड़ी बोली की रचनाएं हैं, आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा 1922 ईस्वी में। फिर 2 गीतात्मक रचनाएं हैं, कजली कादम्बनी इनकी जो रचनाएं हैं। और फिर 3 नाटक भी हैं इनके, वीरांगना रहस्य अथवा वैश्य विनोद यानी 1886 ईस्वी में, भारत सौभाग्य 1889 एकाकी नाटक है ये, और प्रयाग रामागमन जो है 1904 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये जो है ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी जो हमें पढ़नी है। और फिर पत्र जो है इनके द्वारा भी प्रकाशित है, जैसे हमने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के 4 पढ़े हैं, ऐसे इनके भी 2 पत्र हैं। आनंद कादम्बनी है पत्र, जो कि इन्होंने 1881 ईस्वी को जो है मिर्जापुर से निकाला था। और दूसरा जो है इनकी नागरी नीरद जो है, ये नागरी नीरद जो है ये इनका एक साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है इनका ये। तो इस तरीके से याद कर लेना है, आनंद कादम्बनी और साथ में नागरी नीरद, इस तरीके से इनके द्वारा 2 पत्र भी हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है प्रेम घन की विलक्षण को क्या कहा है? इन्हें विलक्षण शैली का गद्य लेखक भी कहा है, विलक्षण शैली का गद्य लेखक। और उनके अनुसार वो कहते हैं कि वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक 1.5 कलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। आगे देखते हैं। और प्रेम घन ने एक विलायत में जब दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण यानी कि नाराज होने वाली ऐसी कविताएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हूँ पर है वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे। तो काले होने पर जो है इन्होंने उनकी तुलना जो है कि काला क्यों कहना, काले की तुलना की है कृष्ण से, राम से, जलधर यानी कि बादलों से करी है, जो भी काले होते हैं, जल बरसन वाले जो जल बरसाते हैं, तो सब चीज़ें काली हैं, तो काला क्यों कहना, इसके ऊपर नाराज़ होकर उन्होंने जो है कविता रची थी, दादा भाई नौरोजी के पक्ष में रची थी, उनको उनको काला कहे जाने पर। फिर अगले देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिनका टाइम पीरियड जो है 1856 से 1894 ईस्वी का रहा है। जन्म स्थान बैजे गांव है, और इनकी 50 से ऊपर रचनाएं हमें मिलती हैं प्रताप नारायण मिश्र की। ये अपनी हाजिर जवाबी और मस्खरेपन के लिए प्रसिद्ध थे। वह भारतेंदु को गुरु व आदर्श मानते थे, यानी कि इतने ज़्यादा हाजिर जवाबी थे, और मस्खरापन यानी कि बहुत ही व्यंग्य करते थे। साथ में भारतेंदु को इन्होंने अपना गुरु और आदर्श भी माना है। और एक बार तो इन्होंने स्त्री अभिनय करना चाह रहे थे ये, कि कोई औरत का पार्ट रोल निभाना चाह रहे थे ये नाटक में, तो उन्होंने अपने पिता से मूछे मुंडा लेने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली थी। कहानी से जुड़ी हुई है इनके साथ में, कि इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे अपनी मूछ उड़ानी है, क्योंकि मुझे अपनी एक स्त्री का अभिनय करना है। तो इस तरीके से एक कहानी भी जुड़ी हुई है इनके साथ में। फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं, प्रेम काव्य संग्रह की बात करते हैं, क्योंकि अभी मेनली हम काव्य ही पढ़ रहे हैं। गद्य रचनाओं के बारे में जो है हम आगे गद्य पढ़ेंगे, रचना उसमें पढ़ेंगे। तो प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, लोकोक्ति शतक है, तृप्यंताम है, श्रृंगार विलास है, और हर गंगा, जिसमें से हर गंगा जो है, तृप्यंताम जो है और बुढ़ापा जो है, इनकी महत्वपूर्ण कविताएं रही हैं। फिर आते हैं ठाकुर, और थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जो है प्रताप नारायण मिश्र की, कि अंग्रेजी राज्य के प्रजाहितैषी रूप पर इनका व्यंग्य किया गया है, जो कि भारतेंदु युग में भी कठिनता से मिलता है। जिन्हें धन धरती हरी सो करी है कौन भलाई, बंद का के मीत कलंदर के ही के भाई। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन भी है, सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। तो ये वाले जो कथन है प्रताप नारायण मिश्र का है, सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज, प्रसिद्ध कथन है इनका। और आला दंगल खंड भी लिखा है इन्होंने, बैडला स्वागत लिखा है। आला दंगल खंड में इन्होंने दंगल की भीड़ भाड़ और पहलवानों के दाव पेच के साथ धूप में दंगल देखती जनता की दशा का वर्णन किया। तो इस तरीके से ये रचना है प्रताप नारायण मिश्र की। अब आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की तरफ। जो इनका टाइम पीरियड है वो है 1857 से 1899 ईस्वी। इन्होंने जो है श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताएं लिखी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह। अब जब जो है अब इस तरीके से आप देख लीजिए, ठाकुर
अगर आपको थोड़ी ट्रिक लेनी है तो ठाकुर जो नाम होता है वो कृष्ण भगवान का भी होता है, जो बहुत ही श्रृंगार करते हैं, प्रकृति प्रेमी ठाकुर जी रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको जोड़कर याद कर सकते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह जो है वो श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की इन्होंने रचना करी है। और इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का जो है वैविध्यपूर्ण यानी कि पूरा खुला विस्तार करके वर्णन किया है। विंध्याचल पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र की प्रकृति है उसका वर्णन किया है इन्होंने। और कालिदास की जो रचनाएं है ऋतु संहार और मेघदूत, इसका इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अब इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? इनके काव्य संग्रह है प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, श्यामा विनय और देवयानी 1886 ईस्वी। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में जो है स्मरण किया है। प्रेम पथिक कवि के रूप में इन्हें स्मरण किया है ठाकुर जगमोहन सिंह को। और इनकी रचनाओं में हमें मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य दोनों ही जो है तुलनात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं। और जो श्यामा स्वप्न है इनका जो एक रचना है श्यामा स्वप्न, उसको अंबिका दत्त व्यास ने जो है गद्य काव्य कहा है। इन काव्य संग्रहों के अलावा भी है एक श्यामा स्वप्न नाम से है रचना। मैंने कहा ना श्यामा और श्याम जो है इसमें बहुत आपको शब्द भी मिल जाएंगे, ठाकुर से रिलेट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो श्यामा स्वप्न को जो है अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य भी कहा है। फिर अगले आते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जो समय काल है वो है 1858 से 1900 ईस्वी। और इन्होंने अपने कवि जीवन का जो आरंभ किया है वो एक कविता वर्धनी सभा में किया था। पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समस्या की पूर्ति करते हुए इन्होंने जो है अपना जो है कवि जीवन का आरंभ किया है। मतलब एक लाइन इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी है, बोली है जो पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि भी मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड चल रहा था। तो अंग्रेज़ों के लिए जो भी चीज़ मिली बोली जाती थी उनको फिर कोई ना कोई उपाधि दे देते थे। तो सुकवि की उपाधि इन्हें मिली है। जो है विक्टोरिया रानी के चिरंजीवी रहने को इन्होंने एक आशीर्वाद सा दिया है इसमें अपनी लाइन में। आगे देखते हैं। और इनके काव्य संग्रह अंबिका दत्त व्यास के हैं पावस 50 है 1886 ईस्वी जो है। और सुकवि सतसई है 1887, हो रही है 1891 ईस्वी। फिर कंसवध इनकी एक रचना है जो कि अपूर्ण रह गई थी। इनका एक प्रबंध काव्य है खड़ी बोली में। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है भारतेंदु काल में प्रबंध काव्य कम ही लिखे गए हैं, तो इनका ये प्रबंध काव्य है ये अपूर्ण रह गया है। और एक दशरथ विलाप इनकी जो कविता है वो खड़ी बोली लेकिन फारसी छंद में लिखी गई है। बीच बीच में कई कई लोग जो है फारसी छंद में भी रचनाएं रच देते थे, क्योंकि उर्दू से रिलेटेड भाषाएं भी जो है हमारी उर्दू भी रही हैं हमारी युगों में। हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी विकास हुआ है। फिर अगले आते हैं जो है वो है राधा कृष्ण दास। 1865 से लेकर 1907 ईस्वी का जो समय काल है वो राधा कृष्ण दास का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे ये। और रहीम के दोहों पर कुंडलियों की इन्होंने रचना करी है। और इनके जो काव्य संग्रह रहे हैं वो है भारत 12 मासा, देश दशा, विजयनी विलाप और पृथ्वीराज प्रयाण जो है इनकी रचनाएं रही हैं राधा कृष्ण दास की। साथ में राधा कृष्ण दास की जो प्रसिद्धि रही है वो एक नाटककार के रूप में रही है। और जो है इनकी निसहाय हिंदू एक औपन्यासिक कृति है। और हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास जो रचना है वो उनकी एक लघु कृति है। और राधा कृष्ण दास ने जो अपने फुफेरे भाई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके द्वारा छोड़े गया एक नाटक है सती प्रताप, उसको भी उन्होंने पूर्ण किया था यानी कि पूरा किया था। और राधा कृष्ण दास जो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति और सहायक थे। इन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका के 11वें वर्ष यानी कि 1906 ईस्वी का संपादन भी किया है। और साथ में इन्होंने 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है इन्हीं के प्रयासों के द्वारा हुआ था। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो राधा कृष्ण दास की देखी हमने। फिर अब आते हैं भारतेंदु काल के जो अन्य कवि हैं, जो इनके अलावा जो हमने अभी 6-7 अभी कवि पढ़े हैं, उनके अलावा कौन कौन से कवि हैं। वैसे तो इनको चाहे हम डिटेल में पढ़ सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका, खाली हमें थोड़ी थोड़ी रचनाएं देखनी है। जैसे नवनीत चतुर्वेदी जो है उनकी रचना जो है वो है कुब्जा पच्चीसी। गोविंद गिल्ला भाई की है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख, षोडशी, षडनीतु और नीति विनोद। दिवाकर भट्ट की है नक्षिक 1884 ईस्वी और नवोड़ा रत्न 1888 ईस्वी। रामकृष्ण वर्मा बलवीर की है बलवीर 50। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे की रचना है प्यारे प्रमोद। फिर राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप की रचना है प्रेम संदेशा जो है।
और दुर्गा दत्त व्यास जो है अधमोधार शतक है, और राधाचरण गोस्वामी, ये इम्पोर्टेंट है, राधाचरण गोस्वामी की नव भक्तमाल जो है राधाचरण गोस्वामी की इम्पोर्टेंट है, और गुलाब सिंह की प्रेम सत्सई। तो इस तरीके से ये जो है एक्स्ट्रा जो उनके अलावा कवि हैं वो मैंने बताया आपको। फिर भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति संग्रह भी करे गए हैं। समस्या के पूर्ति को करने वाले कुछ ऐसे काव्य लिखे गए हैं जिनका नाम ही समस्या पूर्ति से होता था शुरू। तो दुर्गा दत्त व्यास ने जो है लिखा है समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई ने समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग ने समस्या प्रकाश, और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने पंचरत्न। तो इस तरीके से जो है समस्या पूर्ति संग्रह जो है, और ये इनके कवि रहे हैं जो कविताएं लिखी हैं समस्या पूर्ति नाम को लेकर, जिसमें कुछ किसी समस्या को लेकर उसकी जो है निदान किया जाता है, उसका कारण ढूंढकर उसकी पूर्ति करी जाती है। तो इस तरीके से ये संग्रह जो है हमें मिल जाते हैं कविता के समस्या पूर्ति से संबंधित। फिर भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सारी पंक्तियाँ हैं इसमें। सहसन बरसन सो सुनियो, जो सपने नहीं कान सो जय आरज शब्द। और इम्पोर्टेंट मैंने इसमें लगा रखी हैं। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये किसूल। कहाँ करुण आनंद निधि केशव सोय, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लल्ला वृषभानु दुलारी। कृष्ण भगवान की और राधा रानी की इसमें वृषभानु दुलारी जो है वो राधा जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया। वृषभानु जी की बेटी रही हैं राधा जी, उनके बारे में इसमें कहा गया है। और भी पंक्तियां हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। कृष्ण भगवान के लिए लाइन ये है उर्दू हाय हाय कहाँ से धारी हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, ये जो बंदर की पैरोडी मैंने आपको बताई थी उसमें उसकी पंक्तियां हैं। गधे और फूलों के अवसर की आमाद आमाद है। तो इस तरीके से ये पंक्तियां हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। ये वाली लाइन अभी हमने अंग्रेजों से रिलेटेड जो है रचनाएं जो हैं भारतेंदु की उसमें से है। फिर श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बनाए, पी प्याला भर भर कर कुछ इसका मैं भी देख मजा। ये जो है कृष्ण राधा को लेकर जो रिलेटेड रचनाएं हैं वो उसके ऊपर आधारित पंक्ति हैं। फिर सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, कृष्ण भगवान की बात कर रही है कि वो राधा जी के गुलाम रहे हैं, उनकी बहुत सेवा करते आए हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी रचनाएं हमें मिल जाती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की भी बहुत सारी लाइनें हैं, और बाकी सबकी लाइन्स हमें मिल जाती हैं। और इसमें देख लीजिए, निर्धन दिन दिन होत है भारत भूप सब भांति, ताहि बचाई न को सकल निजे बुद्धि कल बल काती। फिर अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासु कारे करी शब्द हूँ पर है वारे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुबट एक ही संग गारत। आज लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पै न भावनो ही बैठनो सुमोन मारी के। तो इस तरीके से बद्री नारायण चौधरी की भी बहुत सारी पंक्तियां हैं। और इम्पोर्टेंट मेनली जो इस काल की पंक्तियां जिसमें से आ जाती हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जिसमें से पेपर में मेनली पूछा जाता है। तो पंक्तियां बहुत सारी हैं, वो आपको किसी भी पुस्तक जो भी आपके पास पुस्तक है आप उसमें से भी पंक्तियां जो हैं अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियां कर सके, क्योंकि पंक्तियां अगर मैं लेकर बहुत सारी आपको बताऊं बैठूं और उनका भाव भी समझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पंक्तियां बहुत ज़्यादा है, तथ्य याद करने वाली बात हो गई है, तो जो है आपको खुद ही इस पर मेहनत करनी है पंक्तियां जो है। लेकिन हाँ ये है कि लास्ट हम जब कर लेंगे सिलेबस तो उसके बाद हम जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां होती हैं उनका जो है एक क्लास में या 2-3 क्लास में अब अलग अलग पंक्तियों को ही लेकर जो है मैं लेकर आऊँगी, जिसमें पंक्तियों पे ही हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ। तो अभी आप सच तैयारी करते रहिए, पंक्तियाँ जो है अपनी पढ़ते रहिए जो भी पुस्तक आपने ले रखी है। और पुस्तक क्योंकि नई नहीं आई है, मैंने फिर से अभी सर्च करा है मार्केट में जाकर, वहाँ पर अभी रिवाइज्ड सिलेबस की बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन जो नए नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है वो जो है उसमें अभी नहीं आई है बुक्स। आई होती तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बना दूँ। लेकिन मैं जो पढ़ाती हूँ बुक्स वो अलग अलग बुक्स का यूज़ करती हूँ, और जो पुरानी बुक्स है उनमें से ही पढ़ा रही हूँ। और इधर उधर जो मेरी अपनी एमए की बुक्स होती हैं उनका यूज़ करती हूँ, इसलिए जो है मिक्सचर ऑफ बुक्स हैं। इसलिए मैं भी अब कोई बुक आपको बता नहीं रही हूँ। कमेंट सेक्शन में सब लोग पूछते हैं कि हमें हिंदी की कोई बुक बताइए, तो एक स्पेसिफिक बुक कोई भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि रिवाइज सिलेबस की तो कोई बुक आई ही नहीं है अभी। आप बुक खरीद भी लेंगे तो आपको उसमें भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, रिवाइज सिलेबस की बुक्स नहीं है।
तो आज का हमारा भारत हिंदू काल हो गया, उसके बाद हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे, छायावाद आएगा भी बहुत। हमारा आधुनिक काल बहुत बड़ा है, तो अभी हमने शुरुआत कर दी है आधुनिक काल की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।